बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हुकूमत और अपोजिशन दोनों जगहों पर एक दिलचस्प कंट्राडिक्शन नजर आई। हम पहले हुकूमती कंट्राडिक्शन की तरफ आते हैं। हुकूमत ने कल रात पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। इस इजाफे को मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज ने रिजेक्ट कर दिया। मरियम नवाज का कहना था, मैं आवाम के साथ खड़ी हूं और इस फैसले की ताईद नहीं कर सकते, जबकि इनके वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कीमत में इजाफे का दिफा करता रहे। मैंने ये नहीं कहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगी, मैंने कहा था टैक्स नहीं लगाऊंगा। इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूं और बिल्कुल पाबंद हूं और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूं। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था और सही फैसला था, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा। हमारी नंबर 1 क्रिटिसिज्म इमरान खान के ऊपर क्या थी कि उसने ये पॉलिटिकल ट्रैप सेट किया और हमको उस तरफ लेके चले गए थे इमरान खान कि जहां पर ये मुल्क दिवालिया होता। तो आज हमको इस बात पे फख्र भी है कि हमने अपने मुल्क को बचाया। आलमी मंडियों में 30 से 35% तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं। इसके बावजूद ये रिलीफ अवाम को पास नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्होंने पहले महंगे कार्गोज पे ज्यादा तेल मंगा लिया और उसके बाद जब डॉलर रेट अपने पीक पे था तो उस पे एलसीओ को रिटायर किया गया बैंकों में, और रिटायर भी किया गया तो उस महंगे रेट से भी 7-8 रुपए ज्यादा पे रिटायर किया गया। प्योरली हुकूमत की नाकामी की वजह से महंगाई आपने 3 गुना बढ़ा के दिखा दी इस कौम को और कह रहे हैं जी हमने मईशत को बचा लिया। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की मईशत का। क्या ये कंट्राडिक्शन नहीं? हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रही है, जबकि दोनों बड़ी इत्तेहादी जमातों की क़यादत इसे रिजेक्ट कर रही है। हम इसे क्या समझे? आप अब इमरान खान का तजाद भी देखें। आपने 3 दिन उनको रखा है और 3 दिन जो उनको मारा जेल में नंगा करके। अगर कोई ये समझता है कि हमारे पास सबूत नहीं है तो अपनी गलतफहमी दुरुस्त कर ले। हमारे पास सबूत भी हैं और वो सबूत हम सामने भी लाएंगे। शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। एक ना एक दिन तो शहबाज गिल साहब इंशाल्लाह रिहा होंगे, तो जब वो खुद आपको मिलेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि कर्नल हाशिम ने बाहर आके कोई गलत बात की या मिसगाइड किया। पार्टी लीडर और वकील कह रहा है शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, जबकि सूबे का वजीर दाखिला दावा कर रहा है तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता, और साथ ही जेल सुप्रीडेंट और डीआईजी रावलपिंडी का तबादला भी कर दिया जाता है। हम किसके बयान, किसके अमल को सही और गलत समझें? ये दोनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। मोहसिन बेग साहब हमारे दोस्त, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और मजहर अब्बास साहब कराची में सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार। मजहर साहब ये फरमाइएगा, सर ये जो पेट्रोल की कीमत पे जो कंट्रोवर्सी है, कुछ समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने खुद रेट्स बढ़ाए उसके, जबकि बढ़ाने नहीं चाहिए थे, और साथ मियां नवाज साहब ने कहा कि मैं आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, और वो मीटिंग से उठकर चले गए। फिर मरियम साहिबा ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ उन्होंने ट्वीट कर दिया। फिर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आ गया कि हमसे मशवरा नहीं किया गया। तो ये कंट्रोवर्सी है क्या? ये जानबूझ के किया जा रहा है या वाकई कुछ दरार है? शुक्रिया चौधरी साहब। ये इस पूरी सिचुएशन को देख के शायद से थोड़ी सी माजरत के साथ शहबाज शरीफ ये कहते हुए पाए गए कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही लीडरों से मुलाकात हो गई। वो यानी ये कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह, वो ये कहें कि नहीं जी ये इस फैसले के साथ हम नहीं हैं। मरियम नवाज चले ठीक है, उनकी एक अलग पोजीशन है, लेकिन इसका मतलब ये कि अदम एतमाद जो है वो शहबाज शरीफ पर शो किया जा रहा है, अदम एतमाद इस हुकूमत के इस फैसले पर शो किया। तो मेरा ख्याल है कि ये आप बिल्कुल शहबाज शरीफ को कहते दीवार से लगा रहे हैं कि आपने ये जो फैसला किया गलत किया है। ये सारी चीजें पता थी कि ये होनी है। देखिए ये वही फॉल आउट है जो पहले दिन से अदम पहले दिन से। तो आप ये समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी ने दोनों ने मिलकर शहबाज शरीफ साहब पर अदम एतमाद कर दिया? लगता है ना, देखिए आप ऐसे कैसे हो सकता है कि आप गलत हुकूमत के, और फिर पब्लिकली आप ये बात करें। जब आप पब्लिकली ये बात करें तो इसका मतलब तो ये ना कि आप मौजूदा हुकूमत पर, जो आपकी हुकूमत है, उस पर, उसके फैसले पर अदम एतमाद कर रहे हैं।
अगर एकदम इत्तेफाक करें तो शहबाज शरीफ साहब ऐसे वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मेरी तो राय ये है कि शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि मिफ्ता इस्माइल साहब पर ये अदम एतमाद हो, या शायद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर, या उसके बाद जो डॉक्टर मुसद्दक मलिक है, जिन लोगों का 3 लोगों का ट्राइका है जिन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया पेट्रोल का, ओगरा की जो रिकमेंडेशन थी उसको सीरियस समझा गया? नहीं, देखिए चौधरी साहब, सीधी सी बात है, ये नीचे के अफसरान के खिलाफ आप कार्रवाई कर लें वो अलग बात है, जिम्मेदारी तो उसकी है जो आपकी इस मशीनरी को चला रहा है, यानी वजीर आज़म। और अगर उस पर ही अदम एतमाद शो किया जा रहा है, उसके ही फैसलों पर तनकीद की, इसका क्या मतलब है? मरियम नवाज के बयान का क्या मतलब है कि मैं तो पब्लिक के साथ खड़ी हूं, यानी शहबाज शरीफ पब्लिक के साथ नहीं खड़े हैं, यानी हुकूमत पब्लिक के साथ नहीं खड़ी है। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा अदम एतमाद तो वो नहीं हो सकता किसी वज़ीर आज़म पे। तो उनके इत्तेहादी के दो बड़ी इत्तेहादियों के सरबराह जो है वो मौजूदा वज़ीर आज़म के फैसले को रद्द कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मोहसिन साहब, आपका क्या ख्याल है? मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये वाकई अदम एतमाद आसिफ अली ज़रदारी और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से? बेसिकली अदम एतमाद तो मैं नहीं कहूँगा। हुआ ये है कि जी क्योंकि अभी बाई इलेक्शंस आ रहे हैं तो उस सिलसिले में कैंपेन्स होनी, कागजात भी दाखिल हो रहे हैं। मेरा ख्याल उस तनाज़ुर में दोनों ये चाहते थे कि प्राइस किसी किस्म की गैस या इलेक्ट्रिसिटी या पेट्रोल की प्राइस ना बढ़ाई जाए। अनफॉर्चुनेटली मुझे इसकी डिटेल नहीं पता कि उन्होंने क्या रीजनिंग दी है, लेकिन मुझे ये पता है कि IMF ने इनको $4 बिलियन एक्स्ट्रा रेस करने के लिए कहा है, फ्रेंडली कंट्री से और खुद से। उस चक्कर में शायद इन्होंने जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस कम होनी चाहिए थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जा रहा है पेट्रोल, तो यहाँ भी थोड़ा सा इनका ये कहना है कि वो जो सौदे हैं अभी हुए नहीं हुए। हाँ, बिल्कुल सही। फ्यूचर में जब वो फ्यूचर में वो पेट्रोल आएगा ये बात तो ठीक है। सस्ता होगा। वो- अभी जो पेट्रोल है वो पुराना खरीदा होगा। जी बिल्कुल पुराने ऐसा रेट ही पे। कि जी 3 माह पहले सौदे होते हैं और 3 माह में डिलीवरी होती है। इसी तरीके से LCs वगैरह खुलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किस मजबूरी के तहत या क्या प्रेशर था, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में इसी समझे 1 आध 2-4 दिन में IMF का भी सिलसिला सीधा हो जाएगा। वो 4 बिलियन भी रेज कर लिया इन्होंने, तो आने वाले दिनों में अच्छे की उम्मीद है। हाँ, गवर्नमेंट खुद से देखें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उनको भी पता है कि किस किस्म का क्रिटिसिज्म आना है, लेकिन उसको अदम एतमाद कह दें या बिल्कुल ही कह दें कि ये रिजाइन कर दें और फारिग होकर घर चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, स्टेबल किया इस मुल्क को, डॉलर नीचे आया, चीजें थोड़ी सी बिजनेस कम्युनिटी को लेकिन उसमें सहारा दिया। जो सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा हुआ ना, 9 जून को आलमी मार्केट में इसकी रेट था $123.07 फी बैरल, आज वो 95 पे है 15 अगस्त को। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि साइजेबल चेंज है, तकरीबन जो है $27 से $28 जो है वो पर बैरल नीचे आया। बिल्कुल ऐसा है जी, इसका आ भी रहा है। आवाम को मिलना चाहिए जी मिलना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बाइंग पुरानी है और उस वक्त डॉलर का रेट भी ज्यादा था, आज डॉलर का रेट भी कम है अगेंस्ट रुपीस, तो नेचुरली ये बेनिफिट मिलेगा। पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी की भी हो, वो नहीं चाहती कि तो आपका ख्याल है गवर्नमेंट की मजबूरी थी? मेरा ख्याल है मजबूरी थी, अदरवाइज ये सस्ता सुना तो ये जा रहा था कि थोड़ी सी रियायत करेंगे, सस्ता करेंगे, पब्लिक को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन किसी मजबूरी की तहत इन्होंने किया होगा। मुझे उसका इल्म नहीं है कि पीछे क्या बैकग्राउंड क्या है, लेकिन ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये कितनी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइसेस कम आए, लेकिन एक इंटरनेशनल फिनाम है, प्लस आपकी जो करेंसी का है, और प्लस जो आपने पीछे से सौदे किए हुए थे, IMF का प्रेशर अपनी जगह पे है, तो नेचुरली फ्यूचर में जाके देखेंगे अगर ये इजी हुए तो। बट सर ये वो जो कहते हैं गुड कॉप बैड कॉप, वो है या वाकई को पार्टी के अंदर अब या इत्तेहाद के अंदर दरार आ रही है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर अपने प्राइम मिनिस्टर पर अदम एतमाद? आज नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि बिलाशुबा दरार तो है। दरार तो 2 टीमें हैं, एक है नवाज शरीफ साहब की टीम, एक है शहबाज शरीफ साहब की टीम, साथ है मौलाना साहब, साथ हैं जरदारी साहब। एक तकर्री पर झगड़े पड़े हुए हैं, एक तकर्री पर रोले पड़े हुए हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर कोई नहीं, गवर्नर लगाने में इनके लड़ रहे हैं।
छोटा ता का कोई एक अफसर लगाना हो तो उस पे राय शुमारी होना शुरू हो जाती है। सही बात। पहले बड़ा दिन पार्टियों को इत्मीनान में लेना पड़ता है। और फिर पहले दिन जो ये पूरी हुकूमत लेके लंदन चले गए थे, या अब ये इस मुल्क में तो ये छोड़ देना कि वो नवाज शरीफ साहब क्यों बैठे हुए थे इस मीटिंग में, या क्यों बिठाया था कि वो नाअहल हैं, मफरूर हैं और मुजरम हैं, ये तो आप पार्टी की मीटिंग है, पार्टी की मीटिंग में बिल्कुल बिल्कुल सरकारी मीटिंग नहीं। जमहूरियत में पार्टी की मीटिंग में ऐसे लोगों को बिठाना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो अब इस मुल्क का झगड़ा ही नहीं रहा। बात बेसिकली ये है कि चारों सारे हुकूमत में हैं, नवाज शरीफ साहब भी हुकूमत में है और इसहाक डार साहब भी हुकूमत में है, शहबाज शरीफ साहब भी हुकूमत में है, जरदारी साहब भी हुकूमत में है और मौलाना साहब भी हुकूमत में, और इमरान खान साहब भी हुकूमत में है। और नहीं, मरकज की बात कर रहा हूँ जो फैसले कर रहे हैं। असल हुकूमत है उनके पास। हाँ, वो तो अब मरकज में जो सारा इन्होंने कहा था हम अहल हैं, तजर्बाकार हैं, अरस्तू हैं, बुकरात हैं, सुकरात हैं और हमारे पास सब मसाइल का हल है। ये दिवालिया कर गया मुल्क को, इसने महंगाई के बम मार दिए, ये पेट्रोल बम मारता है और नवाज शरीफ साहब को नींद नहीं आती रात को। और उसके बाद ये है कि हम आएंगे और सारे मसाइल का हल हो जाएंगे। अब निकला क्या है? 3 साल 7 महीने 25 दिनों में जो डॉलर बढ़ा था कि 58 रुपए या 60 रुपए, और आज जितना बढ़ा है, और हम जो उतना बढ़ा है उसके बाद जो थोड़ा सा कम हुआ है उस पर भी हम खुश हो रहे हैं। और वही IMF है जिससे इसहाक डार साहब ने आंखों में आंखें डाल के कहना था कि हम ये मुआहदा हमें कबूल नहीं है। वही दोस्त ममालिक है इन्होंने जूं ही आना था और दोस्त ममालिक ने अपने खजानों के मुंह खोल देने थे। वही हालात हैं जो तजर्बाकारी 40 साल की तजर्बाकारी थे। ऐसा लगता है कि जैसे कि दोस्त मुल्क से पैसा हमारे लिए कमा रहे हैं। हाँ, हमारे लिए कमा रहे हैं, कमाएंगे हमें दे देंगे। यानी वो इसलिए भी कि उनके मुल्क में महंगा होगा पेट्रोल, हम सब्सिडी देकर सस्ता करेंगे और वो फिर भी हमें पैसे देंगे। तो सारे मुहाज पे ये नाकाम हुए, डिजास्टर हुआ है इनका, और इनका अब कुछ इनको समझ नहीं आ रही। वैसे आप ना हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि जमहूरियत में हर आदमी को अपनी राय देनी चाहिए, ऐसा ही है ना? जी जी। और पार्टी के अंदर से भी लोगों को बोलना चाहिए। तो कल का जो वाकया है वो दिलचस्प। वो इस तरह था कि जब ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही थी तो मियां नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब लंदन में बैठे हुए थे और बाकी के पार्टी के लोग यहाँ थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, मिफ्ता इस्माइल भी थे, शायद खाकान अब्बासी थे उसमें। तो शायद खाकान अब्बासी ने बोला नवाज शरीफ साहब को कि सर आप लंदन में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे गवर्नमेंट में हैं और हमने इस पे बड़ी वर्किंग की है। वर्किंग करने के बाद हमने ये फैसला किया है कि 6 रुपये 72 पैसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमारे पास स्पेस नहीं है कोई। तो मियां साहब ने कहा कि नहीं, आप मैं आवाम के ऊपर बोझ ना डालें, आप, मैं इसका हामी नहीं हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, हमें ये करना पड़ेगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब वॉकआउट कर गए वहां से। अब अगर फर्ज करें कि हम इस वाक़े को इसी तरह मान लेते हैं एज इट इज, तो फिर तो ये पार्टी के अंदर जमहूरियत आ रही है। सर, एक आम वर्कर ने या एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ने या एक लीडर ने अपने जो बड़े लीडर है उसको उठा दिया वहां से। सर मैं चलो इसको मान लेता हूँ, ये गुड कप बैड कप है, ये पुराना इनका टोपी ड्रामा है, कत्ल भी करते हैं, सवाब भी यही लेना चाहते हैं, मान लिया। सर ये इन्होंने क्या, नवाज शरीफ साहब ने कहा था अल्लाह के फजलो करम के पास से मेरे पास बेहतरीन और तजर्बाकार टीम है। ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने क्या कहा था, चिट पे लिख लो, ये जो गैस सस्ती में यूं करके, और 72 रुपए पे किसने कहा था कि पेट्रोल आ जाएगा और 12 रुपए पे बिजली आ जाएगी। तो कंट्रडिक्शन आपको नहीं, मैं सुन लीजिए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा था कि 12 रुपए, ये पेट्रोल 12 रुपए बढ़ाकर आप IMF से पैसे ले आते हैं, ये कोई बहादुरी है? तो बात ये है कि या तो वो माने जो ये वो तो कंट्रडिक्शन है इनके ख्यालात में। ये और दूसरी बात है कि ये सारा मीडिया पे क्यों मीडिया खेल रहे हैं? कोई नेकी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वॉकआउट कर रहे हैं? मरियम साहब कह रही है मैं अवाम के साथ नहीं खड़ी हूं और उनके साथ नहीं खड़ी हूं। छोड़ दें हुकूमत, फिर अगर आप एक कर लें ना। साहब ये है वैसे अजीब सी बात कि आप पब्लिकली कह रहे हैं कि हम इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर आपका, और आसिफ अली जरदारी साहब भी कह रहे हैं। देखिए मैं जो साहब थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, जब ये हुकूमत आई और उस वक्त भी आपको पता है IMF खान साहब जाते जाते पेट्रोल में जो सब्सिडी दे गए थे वो वायलेशन थी वो एग्रीमेंट की जो खान साहब की गवर्नमेंट ने IMF के साथ किया। मियां साहब की ये ख्वाहिश थी कि हम पेट्रोल ना बढ़ाएं और हुकूमत छोड़ दें, ठीक, और उस पर बहुत ले दे थी। 19 मई को वैसे इस्तीफा भी दे देते हैं। अगर ये उस वक्त हुकूमत छोड़ देते तो आज आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, और जब डिफॉल्ट कर जाता लोग बड़े मजे ले लेके कहते हैं, वो लीडर भी कहता है श्रीलंका, ये मुल्क वापस नहीं आना था डिफॉल्ट से। और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं बिजनेस कम्युनिटी, किसी बिजनेसमैन से पूछ के देखिए। अब जो कुछ भी इन्होंने किया है इस करंट सूरत हाल में, मैं समझता दे आर नॉट बैड परफॉर्मर। आपके पास पैसा नहीं, मुश्किल फैसले किए, अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट के ऊपर वो फैसले कर रहे हैं
اور اگر اس جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس کو بھی اتنی داد دیتا جتنی میں ان کو دے رہا ہوں. حالات ایسے ہیں, پیسہ نہیں ہے, کوئی بندہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف آپ دیکھیے, انہوں نے کہا 4 بلین آپ ایکسٹرا ریز کریں فرینڈلی کنٹری سے, وہ بھی ریز کیے. تو مقصد یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن میں یہ کہنا کہ 23 تاریخ کو قطر جا رہے ہیں پرائم منسٹر جی, وہ اب تو یہ ہوا ہے پی آئی اے جو ہے نا اس کو وہ 51% شیئر ویسے خریدنے کے لیے تیار ہے قطر گورنمنٹ. دیکھیں چودھری صاحب, اب یہ ہوا ہے کہ جو G2G انہوں نے بل پاس کیا ہے وہ بہت ایزی ہوگا, پاکستان کی بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. قطر والوں نے آلریڈی آپ کو 2 بلین کی کمٹمنٹ کر لی ہے گیس میں, LNG میں, LNG اینڈ ڈیفر پیمنٹس بھی کر رہے ہیں وہ کمٹمنٹ ہے. اس طرح ہی لیکن یہ جو پی آئی ہے نا, اس کا ایک آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک میں ان کا اپنا ایک ہوٹل ہے, واشنگٹن میں روز ویلٹ, نہیں نیو یارک سٹی میں. اب روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی جائے گا جب یہ قطر کے ساتھ ہوگا ایگریمنٹ 51% شیئرز کا. تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں. وہ آج انہوں نے کہا کہ میں میری طرف سے نہ ہی سمجھیں آپ. نہیں, میں آپ کو بتا دوں جی, یہ جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ کے جو ایسٹس ہیں جو کہ لائبلٹیز میں کنورٹ ہو گئے, بلینز آف روپیز جو ہے وہ ان میں جا رہا ہے اور کوئی یوز نہیں ہے. یہ ہمارے ایک چیف جج صاحب تھے جنہوں نے پرائیویٹائزیشن کا بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا, اور اس کے بعد کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی. یہ جو آپ جن کو ایسٹس, صاحب کی بات, ہاں جی, یہ جو ایسٹس تھے یہ لائبلٹی میں بدل گئے. اور پی آئی اے جو ہے نا روزانہ 11 کروڑ روپے خزانہ سے خرچہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جی ایسی 11 کروڑ روپے ہمیں نقصان ہے. چودھری صاحب ان کو فوری طور پہ لے آف کریں, اور یہ جو لا تھا کہ جی نیب پیپرا یہ وہ, اس کی وجہ سے ملک کا بٹھا بیٹھ گیا. اگر آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں بالکل کرنی چاہیے, اس میں سعد رفیق صاحب کو برا نہیں منانا چاہیے. یہ وہ لائبلٹی دیکھیں, ہوٹل بند ہو گیا چلتا کیونکہ آپ گورنمنٹ نہیں چلا سکتی. آپ اربوں خربوں کا جگہ ہے, آپ دیں اس کو, بہتر ڈیل کیجئے, اس میں کوئی اوپن ڈیل کرے, کوئی گھپلا. پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ڈیل ہے نا جو اس میں گھپلا نہیں ہوتا. اور یہ سعودیز بھی انٹرسٹڈ ہیں, بہت سی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ تھوڑی سی اکانومی سٹیبل کیجئے. یہ جو سٹیل مل اور یہ جو آپ کی لائبلٹیز ہیں یہ کہاں سے آپ نے پیسے دینے؟ جس دن سے فیصلہ ہوا چودھری صاحب اب تک اربوں خربوں روپے ان اداروں میں جا چکے ہیں اور جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں. کراچی اسٹیل میں کہا اس کو کچھ پیسے مل رہے تھے, اب تو پیسے بھی نہیں مل رہے آپ کو. اب آپ دیکھیں اربوں خربوں کی وہ جائیداد ہے. کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں بھٹی صاحب. اچھا نہیں, میں محسن بھائی سے ایگری کرتا ہوں, خدا کے لیے ان سے جان چھڑائیں. یہ جو ہمارے یہ سفید ہاتھی ادارے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 300 کروڑ یا پتہ نہیں 300 ارب جو ہے سالانہ یہ لگتا ہے ان کے خسارے میں جاتا ہے. 1200 روپے اور پھر اس کے بعد آپ 11 کروڑ آپ جیسے بتا رہے ہیں روزانہ, 11 کروڑ روپے روزانہ پی آئی. اور کوئی سعد رفیق صاحب مجھے بتا دے, ایک ان کی کریانے کی دکان ہو اور وہ بند پڑی ہو اور اس کے ملازمین کو یہ تنخواہیں دیتے رہے, یہ خسارے میں ہو کہ نہیں میں نے یہ چلانی ہے. یہ کیسی بات کرتے ہیں, اپنے ہی اندر نکل جاتے. ان کو نکالیں یار, ان کو بیچیں, کوئی چند پیسے آئیں, آپ اس سیاست سے نکلیں, آگے بڑھیں, کوئی بڑا سوچیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی IMF تھا, یہی عمران خان کی مجبوریاں تھیں, یہی پرابلمز تھے. یہ کیا کہہ رہے تھے اس وقت یہ ہمارے سارے سیاستدان؟ اب کیوں نظر آ رہی ہیں؟ ویسے آپ کے ذہن میں کوئی سولوشن آتا ہے کیا کرنا چاہیے حکومت کو, کیا کرے؟ اچھا پٹرول سستا کر دے. نہیں میں پٹرول نہیں, میں اس میں نہیں ہوں کہ پٹرول کنٹرول نہ کرے, یعنی کچھ چیز کی ہے آپ کہتے ہیں نہیں کی. ویسے آپ کے پاس سولوشن ہے کوئی؟ سر ایک تو سولوشن یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ ان سے جان چھڑوائیں. دوسرا سولوشن یہ ہے کہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنائیں. تو عمران خان صاحب تیار نہیں اس کے لیے. آپ یہ نہ کریں کہ وہی چند دوست جنہوں نے اب پیسے دینے بھی بند کر دیے ہیں, جو اب ادھار پہ بھی رکھواتے ہیں تو سود پہ رکھواتے ہیں, اب وہ ہمیں امداد نہیں دے رہے کوئی ملک بھی, وہ اب بزنس کر رہے ہیں. مثلا UAE نے کہا ہے کہ ہم آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں بزنس کرنے کے لیے تیار ہیں. تو 10 بڑی کمپنیز ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں, ان میں $1 بلین لگانے کے لیے UAE تیار ہے. سعودی عربیہ یہ کہتا ہے جی کہ یہاں پہ بزنس میں وینچرز بتائیں جہاں پہ ہو سکتا ہے, اور قطر جو ہے نا وہ بھی بزنس پہ جا رہا ہے. وہ ان کو زمینیں لے کے یہاں پہ کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں, اور اچھی بات ہے, ہونا چاہیے اگر اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. بس یہ فرمائیے گا سر, یہ کنٹرڈکشن ہے گورنمنٹ کے اندر یا پھر یہ واقعی کوئی پھنس سے گئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں گے؟ دیکھیے چودھری صاحب, انتہائی معذرت سے کیوں نہیں عدم اعتماد ہے یہ؟ اس سے بڑا عدم اعتماد اور کیا ہوتا ہے کسی وزیر اعظم پہ؟ دیکھیے ایک تو ہوتی ہے کہ انڈور میٹنگ کوئی ہے, انڈور میٹنگ میں آپ نے وزیر اعظم کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا,
ایک ہے کہ آپ پبلکلی جا کے اس فیصلے کو ڈسون کر رہے ہیں, اس فیصلے کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو آپ ایک وزیر اعظم کے طور پہ, یعنی ابھی شاید پی ٹی آئی کا وہ رد عمل نہیں آیا جو خود مسلم لیگ نون کا آ گیا پیٹرول کی پرائسز. میرے نقطۂ نظر سے بلکہ سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کا آیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے ایک وزیر اعظم کے لیے امبیرسنگ پوزیشن اور ہو کیا سکتی ہے کہ اس کی اپنی پارٹی کا لیڈر, اس کے اتحادی کا لیڈر, ایک مسلم لیگ نون کی نائب صدر, وہ آپ کے فیصلے پر عدم اعتماد کر رہی ہیں. چلاتے رہے, ویسے تو خیر مورل, اس ملک میں مورل کی کیا ویلیو ہوتی ہے. دوسرا, معذرت کے ساتھ پہلے ادارے تباہ کرو اور اس کے بعد اداروں کو بیچ ڈالو. میں تو کم سے کم اس کے حق میں نہیں ہوں. یہی ادارہ, یہی پاکستان یہ سب ادارے رکھنے چاہیے, یعنی پی آئی اگر نہیں بھی چل رہی تب بھی کوشش کرے گورنمنٹ چلانے کی. نہیں, چودھری صاحب اس کو ڈسٹارٹ نہ کریں. یہی پاکستان اسٹیل تھی, اٹھا کے دیکھ لیں مشرف کے پیریڈ میں کدھر آ گئی تھی پاکستان اسٹیل, جا کے اسٹیٹسٹک. یہ پاکستان اسٹیل, یعنی جس وقت یہ پاکستان اسٹیل قائم ہوئی تھی اس وقت دنیا میں کم سے کم اس ریجن میں اسٹیل ملز اس طرح نہیں تھی. آپ نے ایک آج اس کی زمین پر سب کی نظریں ہیں. مطلب میں نے بریک لینی ہے, لیکن ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اسی پہ بات کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ماضی ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. اگر اسٹیل مل دنیا میں یہ دوسری بڑی اسٹیل مل تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سر یہ 60s کی بات ہے, آپ خود اندازہ لگائیں, یہ 70s کی بات ہے. اب دنیا بدل گئی ہے. اب دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل جو ہے وہ چائنا کے اندر ہے, اور روزانہ کی پروڈکشن ان کی اتنی ہے جتنی پورے پاکستان کی ایک سال کی ہے. تو جب چیزیں بدل جائیں تو آپ کو پھر اس کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے. یہ جو ہماری پی آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, دنیا کی 5 بڑی اس نے ایئر لائنز بنائی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب وہ صورتحال چینج ہو گئی ہوئی ہے. چینج ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, اور اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح بلیڈ ہوتی رہے گی کان میں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایک دوسری کنٹروورسی بھی ہے, وہ بھی اس پہ بھی بات کرنی ہے. محسن صاحب یہ فرمائیے گا, یہ واقعی جو گل صاحب ان کو پھینٹا پڑ رہا ہے, کوئی تشدد کا ان کا سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ, یہ کیا ہو رہا ہے ویسے؟ کیونکہ کنٹرڈکشن بہت ہے. میرے خیال میں غلط بیانی زیادہ کی جا رہی ہے. انہوں نے پہلے دن جب یہ اریسٹ ہوئے, میرے خیال میں اس میں پولیس کی بھی تھوڑی سی غلطی ہے کہ ادھر ہی ان کی گاڑی کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے تھا پولیس اسٹیشن, موبائل فون بھی موبائل نکال لیتے اس میں سے. اب وہ جب انہوں نے کوئی کوشچن کیے تو نیچرلی انہوں نے آگے سے, جیسے کہ آپ کو پتا ہے ان کی تعریف یہی ہے کہ وہ خاصی بدتمیزی کرتے ہیں, اور ان کو شاید یہ بھی زوم ہے کہ میں پتہ نہیں کس کا چیف آف سٹاف ہوں حقیقت میں, تو یہ کوئی عہدہ تو نہیں ہے نا. تو جب پولیس کانسٹیبل سے اور چھوٹے عملے سے آپ بدتمیزی کریں گے تو آگے سے وہ آپ کو سلوٹ تو مارے گا نہیں. تو پھینٹا لگا ان کو, پھینٹا لگا ہوگا جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد بدقسمت آدمی ہے پاکستان میں جس کی اریسٹ پہ اور جس کے پھینٹے لگنے پہ ساری دنیا پارا پاکستان خوش ہے, اور ہر بندہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے 200 پھینٹا لگا کہ نہیں لگا. یہ وہ بدقسمت انسان ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب نا وہ ہاشم ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھ لیں, اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ننگا کر کے برہنہ کر کے تشدد کیا دیکھیں گیا. جی, یہ سارا پروپیگنڈا ہے. کوئی اس قسم کی حرکت آج کے پاکستان میں اس طریقے سے اسلام آباد کی پولیس نہیں کرتی. اب انہوں نے وہاں جیل کے باہر پریس کانفرنس کی تو سب اچھے کی رپورٹ دی. جب وہ خان سے ملنے گئے تو صورتحال بدل گئی, اور بے قصور وہ ڈپٹی جو سپریڈنٹ تھے اور وہ جو سپریڈنٹ کو فارغ کر دیا گیا, ڈی آئی جی کو فارغ کر دیا گیا. اور وہاں پہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, وہ بی کلاس میں وی آئی پی سہولیات کے ساتھ رہ رہا ہے. کل بھی سارے لوگ اس کو ملنے گئے, پورا ایک جتھا تھا. حالانکہ جین مینول میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ جس وقت مرضی جائیں, جو بھی ہو آپ ملاقات کر لیں. پورا ایک گروپ جا رہے ہیں. بھئی وہ کیا کشمیر فتح کر کے آئے تھے؟ انہوں نے تو آپ کی فوج کو ڈیوائیڈ کیا. آپ کی فوج کے بارے میں تو فوج پہ بھی حیران ہوں, اور آئی ایس پی آر پہ حیران ہوں. مطلب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو اگر اپنی عزت کی حفاظت نہیں ہے, دیکھیں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے سر ہونی چاہیے نا, ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. نہیں, وہ ایکشن کیا, وہ ایکشن تو پولیس نے لینا نہیں. وہ آرمی لا میں اس کو پکڑ سکتے ہیں. اس کی 10 مثالیں پہلے ہیں. پولیٹیشنوں کو سزا دی. آرٹیکل 10A کے مطابق ایک ڈیو پروسیس ہے, اس ڈیو پروسیس کے مطابق ہی چلنی چاہیے. سر ہونا چاہیے نا. آپ کو تو مجسٹریٹ صاحب نے 2 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں دیا, حالانکہ ساری چیزیں برآمد کرنی تھی. تو یہ پروپیگنڈا کر کے خان صاحب اس سے ڈس آن بھی کر رہے ہیں اس کے موقف سے. حالانکہ اس کے بیان میں ہے کہ ساری مشاورت
और सारा बयान और सारा बयानिया इकट्ठा बनाया गया, किस में उन्होंने एतराफ किया है? एतराफ किया है। अब वो शहबाज गिल साहब ने कहाँ पे एतराफ किया? पुलिस के सामने जी क्वेश्चन आंसर में उन्होंने जो जवाब जो रिपोर्ट बनी है, जी जी सवाल जवाब की जो रिपोर्ट है, उन्होंने कोर्ट में कहा जी मैं तो कुछ दिया ही नहीं है। तो आपने रिपोर्ट देखी है वो? जी मैंने देखी है, तो बिल्कुल जबकि देखी। वो पुलिस तो वहां पे रिपोर्ट पे पेश नहीं कर पा रही, वो ये नहीं, कह रही है। उन्होंने चलान के- साबित नहीं कर रहा। सर वो जो चलान था उसके साथ उन्होंने वो सारे सवाल जवाब लगाए हुए हैं, वो पेश भी हो जाएंगे। मकसद ये है कि ओवर कर लिया गया एक चीज को, भाई एक बंदे ने वायलेशन की, आपके रियासत के अदारे को, आपकी फौज को वो मलाइन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एक फूट डाल रहा है, और वो मान रहा है, उसका लीडर भी मान रहा है जो कि खुद भी शामिल था। तो आप उससे आपका क्या, इमरान खान साहब शामिल थे इसमें? वो कह रहा है कि जी मैं ये भी शामिल थे और बाकी लोगों सबके नाम उसने दिए हुए। और ये जो सोशल मीडिया पे जो बयानिया चला फौज के खिलाफ और जो ट्रेंड चल रहे थे, आज आईएसपीआर ने भी कहा कि ये लोग इन्वॉल्व थे। आइए उन फौज वालों ने कोई इन्वेस्टिगेशन तो की होगी ना जी। तो आया वैसे इस शहबाज मौजूद गिल साहब ने ये किया है एतराफ के वाकई हम लोगों ने ट्रेंड चलाया था ये? बिल्कुल उन्होंने कहा उसने टीवी पे भी जो कुछ कहा वो भी ऑन रिकॉर्ड है, और उसने कहा जो बयानिया बनता था इस तरीके से नीचे सोशल मीडिया की टीमों को चला जाता था कि आप ट्रेंड चलाएं। और जो लोग पकड़े गए, जिनके चौधरी साहब आप स्टेटमेंट टीवी पे देख रहे होंगे, जो भी माफिया मांग रहे हैं, वो खुद क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं ना कि हमें तो बताया गया कि जी ये ट्रेंड चलाना है और इसको रीट्वीट करो। अच्छा, हर बंदे ने जाली अकाउंट भी बनाए हुए, उसका भी तोड़ नजर नहीं आ रहा, ना हमारे रियासत के पास ना इस गवर्नमेंट के पास। मिलियंस के हिसाब से वो रीट्वीट 15 सेकंड में हो जाते हैं, वो कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताएं कि ये इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने ये एतराफ किया कि उन्होंने उनके कहने पे मैंने ये किया सब कुछ, और उसने कहा जी मुशावरत इकट्ठी होती है, ठीक है, इसमें कभी कोई बंदा कभी कोई, 4-5 नाम दिए हैं उन्होंने। वो मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि वो तो अजीब सा शख्स है, घंटे बाद अपनी बात से मुकर जाता है। पीटीआई में ये खासियत है वैसे। तो वो मुशावरत के साथ है सर, इसकी अपनी अथॉरिटी नहीं है कि वो, अच्छा इसको कैसे एक्सेस मिल सकता है? ARY पे 15 मिनट अकेला स्पीच करे, लाइव उस पे जा रहा था नहीं कॉल वो तो हो जाता सर उसमें। नहीं सर, इस तरह नहीं होता जी चौधरी साहब, इतना तो ARY को ये कोई content इतना चाहिए। बड़ा लीडर है, ये क्या है? पीटीआई का लीडर सर, था, जब क्या था? न्यूज के लोग पेपर लेते हैं तो इसी तरह सर चली इस जा तरह रही थोड़ी होता है, 15 मिनट आप नॉन स्टॉप। उनको भी पता था, जो दोनों लोग बैठे थे तीनों, उनको नहीं पता था ये क्या बोल रहा है। मैं ऑन एयर अगर आपके शो में कोई ऐसी बात कर दूं तो आपको तो अंदाजा है ना, आप जर्नलिस्ट हैं, कि मैं ऐसी कोई बात रियासत या रियासत के इदारों के खिलाफ करूं तो आपका शो तो डिस्टर्ब होगा। सही बात है। किसी ने उसको इंटरप्ट नहीं किया। बट सर ये बताइएगा, ये वाकई कोई कंट्रडिक्शन है? इमरान खान साहब लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि उनको बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वजीर दाखिला पंजाब के वो कहते हैं तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता। वकील साहब कह रहे हैं तशद्दुद हुआ है। साथ ही DIG साहब तब्दील हो गए, सुपरिटेंडेंट साहब तब्दील हो गए। कोई कंफ्यूजिंग सी सूरत हाल है, क्या हो सकता है? हाँ नहीं लग रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखिए मेरे पास तो कोई इतला नहीं कि उन पर तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, और अगर तशद्दुद हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। जो बरहना करके नंगा करके जैसे कहते हैं तशद्दुद हुआ है, जो उनके ड्राइवर, उनकी वाइफ और उनकी बेटी, वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो शहबाज गिल साहब ने बयान दिया वो काबिल मजम्मत है, शर्मनाक है कि PTI मजम्मत नहीं कर रही उसकी। हाँ वो फॉर एग्जाम्पल इसके बाद तो यही रह जाता है कि आप आर्मी की यूनिटों में चले जाओ और कहो कि आप वहाँ तकरीर कर दे जा। हाँ वहाँ तकरीर करें और कहें कि हमारे साथ कौन है और उनके साथ कौन है। ये नहीं, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि खुदा के लिए तनकीद करें मगर इदारों की तजलील ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें। और जब आपके हक में कोई एक फैसला किसी एक के हक में नहीं आता, आप जजेस पे चढ़ दौड़ते हैं, आपके जब जी चाहता है आर्मी पे चढ़ दौड़ते हैं। और जब आप अच्छा उसके बाद नंबर 2 ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको नहीं कहना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि जब आप मीर जाफर, मीर सादिक और वहाँ से यहाँ तक आएंगे तो नीचे यही सिचुएशन X या Y की गर्दान करें। एक्स और वाई की करेंगे, मिस्टर वाई करेंगे तो वो भी होगी। और अगर काश अच्छा होता वो कह देते कि मैंने भी कुछ गलत चीज़ें की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और नहीं करने, और वो ज़्यादा अच्छा हो जाता। दूसरी बात यह है कि शहबाज गिल साहब ने जो किया वो सज़ा भुगत रहे हैं। बात यह है कि इस मौलाना साहब का भी आपको पता होगा कि इसराइली वजीफ़ा खोर जर्नैल मरियम नवाज साहबा एक जर्नैल का नाम लेके रैंक एंड फाइल में मुसलसल हमले करती रही और उनके सामने जो नारे लगते लेकिन थे, उसमें देखिए भट्ट साहब एक ने गलती की है तो जस्टिफिकेशन नहीं, और मौलाना में कि एक ठुटा लग गया तो और मौलाना के स्टेचर में और इस बंदे के स्टेचर में नहीं इस कोई यही फर्क नहीं है। यही दुख है ना, मतलब ये क्या
नहीं यही दुख और है क्या शोरबा मोहसिन खुदा भाई। का खौफ नहीं, का मोहसिन उनके भाई। साथ आप मिला रहे नहीं, हो मोहसिन- चीफ ऑफ स्टाफ है और वो वैसे भी नहीं जो बदतमीजी करते हैं वो आम हालात में वो काबिल जायज है। अच्छा ये इसी आर्ग्यूमेंट को मैं आगे ले मौलाना साहब भी सुन ले एक में मौलाना साहब का जो स्टेचर है उसके स्टेचर में उनको कहना चाहिए था इसराइली वजीफा खोर जर्नैल। वो तो उसका जवाब वो खुद देंगे ना। अच्छा और दूसरी बात ये है कि नहीं, वो अगेन वही कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ये और कि पहले क्योंकि नारे लगते रहे यहाँ पे नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ दावे करते रहे पहले नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब इसका मतलब ये नहीं कि अगले आदमी को भी ये नहीं इजाज़त है। मैं कब कह रहा हूं कि मैं अगर एक गाली दूं तो उसका मतलब है कि आप 2 गालियां दें, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन्होंने जो करते हैं अब ये जो ट्रेंड चले हैं जब कल अपोजिशन तो आपका ख्याल है उन सब के खिलाफ भी पर्चे होने चाहिए? नहीं उनको कम उनको गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं कम अज कम इतना ही कर लें, इज़हार लातल्की कर लें, इतना ही कर लें कि ठीक नहीं किया था, इतना ही कर लें कि हमें फौज या अदलिया या उस पर नहीं करना चाहिए था, इतना ही कर लें। मैं कब कह रहा हूँ और वजीफा खोर जर्नैल जो और एक जर्नैल का नाम ले लेकर और फिर उसके बाद जो अयाज सादिक साहब ने असम्बली में फरमाया कि टांगे कांप रही थी और फराना हो रहा था, कम से कम कोई कुछ तो वो वैसे वजाहत की थी या सादिक साहब, उन्होंने कहा जी मैंने जो उनके बारे में आर्मी चीफ के बारे में ये नहीं कहा था, मैंने शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा था। वो उनका बयान वो टीवी पे चलता है, वजाहत उसी वक्त आ गई थी। उसी वक्त नहीं टीवी पे चलता है, क्लिप चला के देख ले उसमें किस शाह महमूद कुरैशी का नाम था कि आर्मी चीफ का नाम था। क्यों जी वैसे मोहसिन साहब? चला वो बजाय के सर वो शाम को जब शो हुए उस दिन मैं भी एक शो में था, उनकी वजाहत आगी हुई थी, वो खुद भी लाइन पे थे। तो मैं समझता हूँ जिस चीज़ की वजाहत आ जाए उस पर तो बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और ये जो अभी ट्रेंड इन्होंने बनाया हुआ पीटीआई ने, जब भी आप बात करें वो कहते जी फलाने ने ये कहा था, आप अपनी बात कीजिए, फलाना अपनी बात का जवाब खुद दे देगा। आपने जिस तरीके से रियासत के अदारों को मलाइन किया और डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की, और वो डिवीज़न पैदा करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए थे, फाइल एंड रैंक्स में, और कुछ लोग सर्विंग थे। मैं समझता हूँ इस पे तो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ये वो चीज़ है जिसका हमारा दुश्मन या हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान के, वो ये चीज़ चाहते हैं। ये 5th जनरेशन वॉर जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि आप डिवाइड करें लोगों अब को। देखिए वो जो ट्रेंड चलाया उन लोगों को गिरफ्तार किया ना जी, अब मैसिव लेवल पे गिरफ्तारियां होनी है तो उनके एतराफ़ भी आएंगे, जब उनका एतराफ़ी बयानात आएंगे तो चीज़ें खुल जाएंगी सारी। मतलब साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइएगा सर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ये शहबाज गिल साहब का इशू। आपका वैसे आपकी गट फीलिंग क्या है इस पर? देखिए पहली चीज तो ये कि जो ये कहा जा रहा है कि शहबाज गिल ने ये बात की है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसलिए कि शहबाज गिल जो बात कोर्ट में आकर कहेंगे उसकी कानूनी हैसियत होगी। क्या वो सारी बातें जो पुलिस पीछे एतराफ़ी बयान है उनका? एतराफ़ी बयान नहीं है एतराफ़ी बयान। एतराफ़ी बयान पुलिस स्टेशन में एतराफ़ी बयान की कोई हैसियत नहीं होती। मैजिस्ट्रेट के सामने 164 के स्टेटमेंट की अहमियत होती है। तो अगर 164 के स्टेटमेंट में वो ये सारी बातें करेंगे तो उसकी अहमियत होगी, वरना ज़ाहिर है अदालत में वो इन सारी चीज़ों को डिनाई कर सकते हैं, कंप्लीटली डिनाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि जो उन्होंने बात की है जो कि काबिल मजम्मत है। उसके अलावा तो बाकी चीज़ों की वो डिनाई कर सकते हैं कि जी उनसे ये सवालात किए गए। तो हम जब कोर्ट में अदालत में पेश होंगे, चालान पेश होगा, उसमें वो बयान देंगे, उसके बाद हम उनके पूरे बयान पे कमेंट कर सकते हैं। अदर देन जो उन्होंने सब ये अगर जेआईटी बन जाती है तो फिर ही वो एतराफ जो होगा ना उनका, वो उसको नेगेट नहीं कर सकेंगे फिर वो नहीं। वो तो अदालत में जो स्टेटमेंट देंगे, जो 164 का स्टेटमेंट देंगे, वही बुनियाद बनता है चालान की। और वो जो चालान पेश होगा उसमें जाहिर है ये सेक्शन 124A वगैरह लगाई जाएगी, बगावत का मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें उनके खिलाफ कौन आगे बयान देता है। लेकिन इसमें मुझे लगता है वैसे मतलब कल उनका रिमांड मिल जाएगा पुलिस को दोबारा, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट उस पर जीआईटी बना देती है तो फिर सिचुएशन बदल जाएगी। जीआईटी इस मुल्क में मतलब मुझे बताएं कि आप नवाज शरीफ साहब के केस में जीआईटी की क्या कानूनी हैसियत? जीआईटी अगेन मैं कहूंगा जीआईटी की कानूनी हैसियत नहीं होती चौधरी साहब, यहाँ तो रोज जीआईटी बनती है। जो कानूनी हैसियत होती है। अच्छा मैं साहब एक सवाल है आपके पास, छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास। सवाल बड़ा सिंपल है कि आप ये समझते शहबाज गिल साहब के साथ ज्यादती हो रही है या शहबाज गिल साहब के साथ इससे भी ज्यादा मजबूत किस्म का इनके साथ सलूक होना चाहिए? सवाल आपके पास छोड़ के जाना। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। मज़े से ये फरमाइएगा कि आप ये समझते हैं शहबाज गिल साहब के साथ ज्यादती हो रही है? देखिए, फिजिकल टॉर्चर की तो अब जो चीजें हैं वो देखिए, फिजिकल टॉर्चर क्या होता है, और सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं होता। मैंने कई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से पूछा है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी हार्ट की हिस्ट्री नहीं है और आपको कस्टडी में हार्ट अटैक हो जाए तो वो टॉर्चर के जुमरे में आता है। अगर आपको सारी रात जगाया जाए, 1000 उसका बल्ब लगा सर पे लगा दिया जाए, टॉर्चर के जुमरे में आता है। तो ज्यादती और होनी कानून के मुताबिक के साथ सलूक होना चाहिए। कानून के मुताबिक अगर कोई जुर्म साबित होता है तो उन्हें सजा होनी चाहिए। जो चीज होती है वो कानून के दायरे में होनी चाहिए। और फिजिकल टॉर्चर, मोहसिन बेग साहब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस अब वो तौर तरीके बदल गए हैं, तौर तरीके वही हैं। सिर्फ मुल्जिमान पे डिपेंड करता है कि किस मुल्जिमान के साथ क्या। सही बात। भट्टी साहब, क्या होना चाहिए उनके साथ, गिल साहब के साथ? जो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, कोई कल रिमांड अगर मिल जाता है पुलिस को दोबारा, तो आप समझेंगे कि गैर कानूनी है ये? इसमें गैर कानूनी क्या बात है? अगर उनको रिमांड मिल जाता है तो गैर कानूनी कौन सी बात है? कोई गैर कानूनी बात नहीं, बिल्कुल उनको होना चाहिए। उनको नहीं करना चाहिए था। और इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ जब उनकी गिरफ्तारी के बाद पहली तकरीर में ये वाज़ कर देना चाहिए था। और आज जो इज़हार लातल्की किया है या वो उन्होंने कहा है कि ये उनको नहीं करना चाहिए था, तो वो पहले करें। और आज भी मैं फिर एक मर्तबा कह रहा हूँ, सारों को सोचना चाहिए कि ये किसके इदारे हैं और किस ने नहीं इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, और किस को नहीं इन्होंने इनके कंधों पे चढ़ के गए। जब आपका मफाद होता है, हक और बात, हक जीत गया। जब आपका मफाद नहीं होता, बातिल जीत गया। तो ये ना करें, खुदा के लिए ना करें। कोई एक रेड लाइन रखें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी रेड लाइन अबूर ना करें, तो आप भी रेड लाइन अबूर ना करें। और कब किसकी फ़ौज है, किसकी अदलिया है, किसका मुल्क है, किसकी मईशत है, किसका ये पिट, हम मर रहे हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, हमारा तमाशा बन गया मुल्क दुनिया में, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं, और हमने गिरबान एक दूसरे के पकड़े हुए हैं और लगे हुए हैं। ठीक है, मोहसिन साहब ये फरमाइएगा सर, ये अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होगा सर सारे केस का? देखें, अगर तो उनको रिमांड सुबह मिल जाता है तो नेचुरली जो चीज़ें उनके केस के लिए ज़रूरी हैं, जो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, उसमें पुलिस चाहेगी कि लैपटॉप मिल ये जाए, जो गिल है ये तावन करे। आपने एडमिट किया टीवी के ऊपर, आपने वो डिनाई नहीं कर सकते आपने ये बात नहीं की, लिहाजा उसके जो एविडेंस मटेरियल है वो आपको देना चाहिए, बजाय इसके कि आप जाके बनी काला में छुप जाएं खान के पीछे और आप इसको पोलिटिसाइज इतना कर दें। ये पोलिटिसाइज केस नहीं है, ये पॉलिटिकल फिगर भी नहीं है। आपने किसके कहने पे ये पूरी मुहिम चलाई उसका बता दीजिए। आपने सारे जो रियासत के अदारों को मलाइन करने का एक प्रोग्राम बनाया, क्योंकि एक पोस्टिंग होती है फ्रॉम पेशावर टू बहावलपुर, तो सारे गुस्सा खा जाते हैं पीटीआई वाले। ये काम पोस्टिंग ट्रांसफर उन अदारों का काम है, वो जिसको जहाँ चाहे लगाएं, ये उनका ही इख्तियार है, ये किसी की विल और चॉइस पे नहीं होता। क्योंकि इन्होंने तो सोचा हुआ ना कि हम बाहर भी बैठे हो, हमारी मर्जी से काम हो। तो मैं समझता हूँ इस केस का जो लीगल साइड है और जो इसका कंक्लूजन है वो कोर्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके छोड़ देना चाहिए। कोर्ट क्या फैसला करती है, एविडेंस मजबूत है तो कोर्ट सजा देगी। अच्छा, वैसे एक ऑप्शन ये भी था कि वो कहते हैं कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, इनको बिल्कुल उसके एग्जाम्पल मौजूद हैं जी। बहुत से सिविलियंस को उस साइड पे ट्राई किया गया इसके इशू के ऊपर। आपको याद होगा जवेद हाशमी साहब ने पार्लियामेंट के बाहर एक खत पढ़ के सुनाया था, और कैफेटेरिया में जी, और जैसे वो बाहर निकले और साथ रफीक काफी लोग अरेस्ट हुए थे। मकसद ये है, मैं एग्जाम्पल हूँ, मेरे साथ ज्यादती, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी के साथ ज्यादती हो। लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारी ज्यादती पे बड़े खुश थे, उस वक्त हमारे पे तशद्दुद पे बड़े खुश थे। हमारी जेल में बी क्लास भी नहीं लेने दी, कोठड़ी में रखा, जिसके ऊपर आज कह रहे हैं ये आसमान से उतरे हुए लोग हैं, ये हमसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, हमसे ज्यादा एजुकेशन है इनकी, या फैमिली बैकग्राउंड है, किस लिहाज से ये हमसे ज्यादा। शहबाज गिल साहब तो शायद टैक्स भी पे नहीं करता। मकसद ये है कि जब इसके ऊपर आप इतना, मैं कोठड़ी में रहा 17 दिन, हमने तो कोई शोर नहीं डाला, तो आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा रहे हैं। जो बंदा आपके रियासत के खिलाफ है और इसका बैकग्राउंड जो हवा में चल रहा है, वो भी जरा चेक होना चाहिए कि आया कहां से, किस एजेंडे के तहत आया और इसका माजी क्या था। तो लिहाजा मैं समझता कानूनी तौर पे केस प्रॉपर करके आप कोर्ट में भेजें इसका। अगर वो आर्मी वाले लेके जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, वो अगर वहां ट्रायल करें।
फजल आपने गुफ्तगू सुनी, खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।